सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम एसएससी जीडी 2024 के जो क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका था उसके क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आज हम करने वाले हैं वो एसएससी जीडी में 26 फेब को जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2024 का, उसकी सेकंड शिफ्ट में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो पूरे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन, आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। और ये जो है ये सीरीज आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोगों की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। आपको सभी को पता होगा कि आपके फरवरी में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो जो भी भाई उसमें बैठने वाले हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी हमारे सीजीएल देने जाने वाले हैं भाई उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो 2025 का सीजीएल टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चंस वहां पर भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में बी जो होता है वो ब्रैकेट का काम करता है, BODMAS। बी मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, ब्रैकेट मतलब इस तरीके से, और डी मतलब डिवाइड होता है, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ए मतलब एडिशन होता है और एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। ऑफ में और मल्टीप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन अगर ऑफ और मल्टीप्लीकेशन दोनों आ रहे हैं साथ साथ में तो ऑफ वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में जो देखो बोला ना बी, बोर्ड मास से, बोर्ड मास की शुरुआत बी से होती है। बी मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है, ये इसको सॉल्व करना है। अब इसमें भी प्लस और माइनस जहां दिख रहा है ना वहां से क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर देना भाई। वहां पर उसको सर्कल लगा दो, क्योंकि प्लस और माइनस से क्वेश्चन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बन जा रहा है। जैसे यहाँ पर तो ये 21 ही रहेगा, 21 प्लस यहाँ पर रहेगा 14 माइनस। अब देखिए यहाँ पर हमको सॉल्व करना पहले ही है, तो 7 से काटेंगे, 7 1 से 7 3 से 13 आ गया। 13 माइनस में 12 रहेगा तो कितना आ रहा है, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 7 इंटू में ब्रैकेट वाला 1 रहेगा। उसके बाद यहाँ रहेगा प्लस का 42। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि प्लस माइनस से क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 14 माइनस 7 प्लस 42। गॉट इट। चलिए, तो इसमें से 7 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 7 बचेगा, तो 28 प्लस 42 आंसर कितना आ रहा है, 70 आपका आंसर आ रहा है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें डेटा भी टफ नहीं दिया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चेतन अकेले प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। रश्मि अकेले उसी काम को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 दिनों में पूरा कर सकती है। उसी काम को 4 दिनों में पूरा कराने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर कितने घंटे काम करना होगा? देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो चेतन भैया हैं वो 6 डेज काम करते हैं एंड 5 आवर्स पर डे तो टोटल कितना, 30 घंटे काम कर रहे हैं चेतन भैया। और दूसरा जो रश्मि का दिया हुआ है, रश्मि मैम के बारे में, इनके बारे में क्या दिया हुआ है कि 2 दिन काम करती हैं लेकिन 10-10 घंटे करती है। तो टोटल इनने कितने घंटे काम किए, तो इन्होंने 20 घंटे काम किया। तो यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि 60 घंटे, 60 इसका टोटल वर्क है, अज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी 2 आ रही है और इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ मेनी आवर्स डू दे नीड टू वर्क टुगेदर इन अ डे टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। दोनों अगर साथ में काम करते हैं, अगर मैं बोलता हूँ चेतन और रश्मि साथ में काम करते हैं, तो 60 काम को 2 + 3 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 12 घंटे में कर देंगे। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 4 दिन में काम कंप्लीट करना है। 4 दिन में काम कंप्लीट करना है। एक बात बताइए, 4 दिन में अगर काम कंप्लीट करना, 4 डेज में टोटल 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में अगर कंप्लीट कराना है तो मुझे बताइए कि हर दिन कितने कितने घंटे काम करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ हर दिन एक्स घंटे काम करते हुए 12 घंटे का कवर हो जाएगा। तो वो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 3 घंटे। हर दिन 3 घंटे काम करेंगे 4 दिन तक, तो इनका 12 घंटे कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं 12 घंटे काम कराना है। अगर 4 दिन तक काम कर रहे हैं तो हर दिन उनको 3-3 घंटे काम करना पड़ेगा दोनों को मिलकर। तो ये कितना, 3 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। वेट ऑफ A1 इज 6 टाइम्स ऑफ A2। वेट ऑफ A1 का जो वेट है वो 6 टाइम्स है A2 का, मतलब A2 1 है तो ये 6 हो गया। A2 का जो वेट है वो 50% ज्यादा है A3 के वेट से। भैया जो A2 का वेट है वो A3 के वेट से 50% ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब अगर हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो वो 1/2 होता है। तो अगर ये 2 है तो इससे एक ज्यादा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अगर सभी का एवरेज वेट 299 किलोग्राम दिया है तो एवरेज वेट, तो वेट A1 का कितना है? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, 7 और 8 15 ये हो सकता है, 5 4 9 और ये 5 ये भी नहीं हो सकता। देखिए, मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि अगर आंसर जो है 6 का मल्टीपल होना चाहिए ना, क्योंकि A1 का जो भी वेट होगा वो 6 का मल्टीपल में होगा। 6 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई भी 6 से नहीं डिवाइड हो रहा है, कोई भी 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा एक ही आंसर जाएगा।
लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो रेशियो सेम करना होगा। यहाँ पर A2 3 और यहाँ पर 1 है, तो इस पूरे में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ से A1 रेशियो A2 रेशियो A3 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, आप बोलेंगे 18 रेशियो 3 रेशियो में 2। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, सभी का, तीनों का एवरेज वेट कितना आ रहा है, तो अगर मैं इन तीनों का एवरेज वेट निकालता हूँ तो 5 23 अपॉन में 3 ये एवरेज वेट आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 299। कितनी दी हुई 299, इसको काटता हूँ 21 1 जा 21, 21 3 जा 69, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 39। यहाँ पर क्या निकालना है, A1 का वेट निकालना है, A1 मतलब 18 की वैल्यू निकालना है, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 इंटू में 39। ठीक है, तो 18 9 जा कितना होता है, आप सभी जानते हैं 18 का टेबल अगर आपको नहीं आता तो 18 9 आप कैलकुलेट कर लें, 162 होता है। 16 कैरी ओवर रहेगा, 18 3 जा 54, 54 में 16 अगर मैं ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा 70, तो 702 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई और जेड टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। वाई और जेड मिलकर किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जेड अलोनली 60 दिन में कंप्लीट करता है, तो वाई अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। वही हमारा जो टोटल वर्क हम इनका एलसीएम मानकर करेंगे, मान लेते हैं कि 60 काम होगा, तो यहाँ से एफिशिएंसी 1 आ जाएगी डिवाइड करने पर, और यहाँ 60 में 20 का डिवाइड करने पर 3 आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जेड की एफिशिएंसी 1 है, जेड की एफिशिएंसी 1 है, तो वाई की 2 होना चाहिए, तभी तो टोटल एफिशिएंसी 3 हो पाएगी। हमसे क्या बोल रहा है कि वाई अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई से अगर काम कराना है सर 60 काम कराना है 2 की एफिशिएंसी से, तो वाई भैया 30 दिनों में काम कंप्लीट कर देंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि टोटल वर्क में जब भी मैं एफिशिएंसी का डिवाइड करता हूं तो उससे डेज निकल कर आते हैं, और वही हमने यहाँ किया। गॉट इट, तो 30 डेज हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट व्हेन द मार्क्ड प्राइस इज 2280 एंड द सेलिंग प्राइस इज इतना। अगर किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 2280 रुपए और उसे 1482 रुपए में बेचा जाता है, तो बोल रहा है कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है पहले तो माइनस करके देख लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो 798 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने पर दिया जा रहा है 2280 पर। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, सुन सा सुन हो जाएगा। चलिए 228 से ये कितने बार में कट रहा है, तो 8 काट लेते हैं हम, 4 2 जा 8, 2 से काटते हैं, चलिए 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 6 2 9 जा 18, 1 यहाँ 2 9 जा 18। ठीक है, अभी भी ये किसी से कट रहा है क्या, अप्रॉक्स तो नहीं बोला ना इसमें, नहीं अप्रॉक्स नहीं बोला है। ठीक है, 4 5 6, ये भैया 3 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 3 जा 9 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा। ठीक है, उसके बाद अभी ये किससे कट रहा है, आप देखेंगे ये किसी से कट रहा है क्या, अगर नहीं काटते बनता है तो आप एक काम करिए, इसको आप 19 से ये कट रहा है मुझे लग रहा है, 19 से अगर आप काटेंगे तो 19 7 जा 133 होता है, 19 2 जा 38 होता है, 2 5 जा तो 5 7 जा 35, तो 35% इसका आंसर आ जाएगा। 35% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट इट। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं बोला है भाई तो आंसर आपका पूरा होल नंबर में आएगा, और होल नंबर में आंसर आएगा तो यहाँ पर आपको देखना है इंटीजर के फॉर्म में आंसर आएगा। गॉट इट। किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर साधारण ब्याज, नहीं नहीं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला है, ऑन अ सम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोला है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना है भैया। 7 ईयर के लिए अगर 10% के हिसाब से लगाएंगे ना भाई, तो आपका जो ब्याज हो रहा है वो 70% होगा, होगा राइट। और यहाँ पर कितना बोल रहा है 21,630 रुपए हो रहा है। अगर उसी धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज दर से दिया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सर 10% के हिसाब से अगर मैं 2 साल का निकालता हूं तो वो 21% होता है, आपको ये पता होना चाहिए, छोटी चीज याद होना चाहिए। ठीक है, तो 21% होता है। जिसको नहीं पता है वो 2:1 में यहाँ पर देख ले, अगर 100 में मानता हूँ रेट, तो यहाँ पर गोल्डन रेशियो से ये 10 और ये 1, इनका आपस में मल्टीप्लाई 20 + 1, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट याद कराया जाता है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा अगर रेट परसेंट 10 है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 70% की वैल्यू दी हुई है, तो 21 की निकालना है, तो सर यहाँ पर 21% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, 9, 3 6 जा 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 3 1 जा 3, पक्का यही आ रहा है ना, 7 3 जा 3 टाइम्स करा हमने, क्या निकालना था हमको, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर 20% दिया हुआ है तो बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलती हो गई। 20% अगर दिया हुआ है तो 10% रेट था तब 41 हुआ ना, अगर यहाँ पर मैं रेट परसेंट 20% कर देता हूँ, 20% और इसका भी अगर मैं 20% निकालूंगा तो वो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 44। ठीक है, तो 44% होता है, ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो हमको 70% की वैल्यू दी हुई है, 70% की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 21630, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3
09। आपको कितने की वैल्यू निकालना है? 44% की। अच्छा, 44% की वैल्यू निकालने का मतलब है कि सर 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। क्या ये 11 का मल्टीपल है? 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 6, 11 सिक्स जा 60, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। 11 वन जा 11 वन जा, और 4 इधर, 11 फोर जा 44, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। ये देखिए 11 वन जा 11, 2 कैरी ओवर, 11 टू जा 22, 2 कैरी ओवर, 11 टू जा 22, 6 कैरी ओवर, 64 नहीं आता, ये भी नहीं है। 11 वन जा 11, 2 कैरी ओवर, 11 टू जा 22, 3 कैरी ओवर, 11 थ्री जा 33, 6 कैरी ओवर, 66 आता है। ये पूरा 11 से कट रहा है, इसका मतलब एक ही 11 का मल्टीपल है, वही आंसर है। सॉल्व करना ही नहीं था, मल्टीप्लीकेशन से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि हमको सॉल्व करके देखना, तो आप मल्टीप्लाई करिए। 44 9 से अगर हम काटेंगे तो कितना आता है? 360 और 36, तो 396 आ जाएगा। 39 कैरी ओवर आ जाएगा, जिसमें से 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 3 कैरी ओवर जाएगा। 44 3 से कितना करेंगे? तो 12, 132 और 135, तो 13596 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट? द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज दिस। तीन नंबरों का रेशियो इतना दिया हुआ, सम ऑफ थ्री नंबर इज इतना, तीनों नंबर का सम दिया हुआ है। अगर मैं सम यहाँ पर ऐड करता हूँ इन सबको, तो ये कितना आ रहा है? 24, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 480। अगर तीनों नंबर का सम 24 है और उसकी वैल्यू 480 आ रही है, तो बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर निकालिए। 9 की वैल्यू निकालना भाई, 9 का मल्टीपल ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ यही आंसर। ठीक है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। सर 9 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 24 मतलब एक की वैल्यू 20 आ गई, तो 99 की वैल्यू 180 आ जाएगी। गॉट इट? चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस। भैया जब भी इस तरीके क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल 0 प्लस एक्स के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो बार को रिमूव करना है, और जितने के ऊपर बार है, जितनी नंबर के ऊपर बार है, उतने 9 नीचे आ जाएंगे, यही आपका आंसर होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा सर? 4 अपॉन में 9 प्लस 2 अपॉन में 9, इन दोनों को ऐड किया तो हो जाएगा 6 अपॉन में 9, 3 टू 6, 3 3 9, तो 2 अपॉन 3 इसका आंसर है। इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, इतना टफ नहीं था जितना ये देखने में लग रहा था। ठीक है, दो रेलगाड़ियां 34 एंड 86 की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चलने का मतलब ये होता है, अगर दोनों रेलगाड़ी चल रही है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड लगेगी, और सेम डायरेक्शन होगी, तो मतलब वहां पर स्पीड का डिफरेंस ही रिलेटिव स्पीड होगी। तो इनका डिफरेंस अगर मैं लेता हूं तो कितना आ जाएगा? 52 किलोमीटर पर आवर। उनकी लंबाइयां कितनी दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 300 मीटर प्लस 480 मीटर, तो ऐड होगी भैया डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? 780 मीटर। लेकिन हम इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला? तेज रेलगाड़ी की धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? सीधी बात है, आपको टाइम निकालने का बोला है। टाइम का मतलब क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी। टोटल डिस्टेंस है 780 मीटर। आंसर किस में लाना है भैया? सेकंड में। और स्पीड कितनी है? 52 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताइए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ले आने के लिए क्या करना होता है? 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करना होता है, या 5 अपॉन 18 का, 5 अपॉन में 18 का। ठीक है, नहीं नहीं, 18 अपॉन 5 का करना होता है। देखिए, जब भी हमको इधर से उधर जाना होता है तो 5 अपॉन 18 होता है, और रिटर्न आना होता है तो 18 अपॉन 5 होता है। ठीक है, तो रिटर्न आना है तो 18 अपॉन में 5 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 18, और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए काट देते हैं हम। 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 3 जा 18, 0। उसके बाद 13 10 जा 13 4 जा 52, 4 3 जा 12। ठीक है, या फिर 3 5 जा 15, और कितने बार में? 50 अपॉन में 4 आ जाएगा, 50 अपॉन में 4 आ जाएगा। एक सेकंड, आंसर कहीं पर गलत हो रहा है भाई, फिर से देख लो यार, कहीं पर मिस्टेक कर दी होगी हमने। क्या हो रहा है यहाँ पर? 780 डिवाइडेड बाय 52, और मैंने बोला किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। यहाँ पर अपोजिट रूल लगता है भाई, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और रिटर्न आना हो तो 18 अपॉन 5 का। हमको रिटर्न आना है, तो क्या हो जाएगा? 18 अपॉन में 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो काट देते हैं यहाँ पर भैया। 3 से तो कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, 26 2 जा हो जाएगा। तो आंसर कुछ अजीब सा नहीं आ रहा है। 25 अपॉन में 6 आ रहा है, सेकंड में तो आंसर आ ही नहीं रहा है यार भाई। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देख लो, कहीं पर पूरा रब कर देते हैं। क्वेश्चन में बोला कि दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती है, मतलब वहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इनका डिफरेंस हो जाएगी 34। 4 गया तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद बोला गया देयर लेंथ आर 300 एंड 480 मीटर। उनकी जो लेंथ दी हुई है, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 300 प्लस 480, 4 3 7, 780 इसकी लेंथ आ जाएगी मीटर। ठीक है, आगे क्या बोला? व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस दी स्लोअर ट्रेन। फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर देगी? भैया जितनी देर में फास्टर ट्रेन करेगी, उतनी देर में स्लोअर ट्रेन भी करेगी ना। सिंपल सी बात है, आपको टाइम निकालना है इनको क्रॉस करने के लिए। तो इनको एक्चुअली में डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है? तो आप बोलेंगे सर 780 मीटर क्रॉस करना है। कितने की स्पीड से? 52 की स्पीड से। तो वही आपका टाइम होगा। लेकिन बात ये आ रही सर, ये किलोमीटर पर आवर में है,
और ये किलोमीटर में दिया हुआ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि सर ये किलोमीटर पर आवर में चलने दो, मीटर को आर में ले आने के लिए 1000 का डिवाइड कर दो। ठीक है, तब भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट किया हमने। ठीक है, 226 जा 239 जा, अभी भी ये किसी से कट रहा है, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो कितना आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है भाई, 3/200। 3/200 क्या, आर। लेकिन आर को अगर हमको उसमें ले जाना है किसमें, सेकंड में, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3600 का। तो सुन सब सुन प्यार की धुन, 218 जा तो 18 3 जा 54। भैया ये कर लीजिए, इससे अपना सॉल्व हो गया। 54 सेकेंड। इसमें पिछली बार जो हम गलती कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कमेंट में लिखकर बताइए भाई। ठीक है, 75% ऑफ दिस, 75% निकालना है इसका भैया। 75% ऑफ 1556 क्या होगा, 25 3 जा 25 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 4 जा 16, 42, तो 942 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज इतना, लॉस परसेंटेज 40%। लॉस परसेंट 40% इसका मतलब, यदि 100 की चीज है, 40% लॉस खाकर अगर बेचा जा रहा है, मतलब उसको 60 में बेचा जा रहा होगा, तभी तो उसको लॉस 40 का हो रहा होगा। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है डिफरेंस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वही तो 40 है, लॉस है, और उसकी वैल्यू दी हुई है 224। आपसे क्या बोला निकालने का, सेलिंग प्राइस, मतलब 60 की वैल्यू निकालना है। तो 60 की वैल्यू निकालना है तो पहले 20 की निकाल लो। तो 20 की कैसे निकलेगी, अगर 2 का डिवाइड करता हूँ, 20 की वैल्यू हो जाएगी 112। इसका 3 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 336। यही आंसर है भाई। ठीक है, वैसे ही थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मुझे सेट से ज्यादा कंप्लीट करना है, मैं चाहता हूँ कि आपके पूरे सेट कंप्लीट हो जाए। आप चाहते हैं भाई तो थोड़ा सा स्पीड अपनी धीरे कर लें। यूट्यूब पर ये ऑप्शन होता है कि आप स्पीड को धीरे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरी स्पीड है उसको आप धीरे कर लें। 1.5x पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके सेट्स जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है, चलिए। अ सर्टेन सम बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर। 8 सालों में कोई सम अपने आप का 5 गुना हो जाता है भैया। कितने सालों में, 8 सालों में। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 24 ईयर्स इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स। भैया 8 सालों में अगर इतना होता है, मतलब 8 साल में ब्याज कितना मिल रहा है आपको, सर 1 से 5 हो जा रहा है, मतलब 4 ब्याज मिला, 8 साल में 4 इंटरेस्ट मिला। वो बोल रहा है 24 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 3 गुना अगर कर दूंगा 24 ईयर, तो 12 ब्याज मिलेगा, 12 ब्याज। तो 12 ब्याज मिलेगा, मतलब जो एक चीज है उस पर अगर 12 ब्याज मिल गया तो वो 13 हो जाएगा। तो कितने गुना हो जाएगा सर, कहीं ना कहीं 13 गुना हो जाएगा, 13 टाइम्स हो जाएगा। गॉट इट, चलिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का एचसीएफ निकालना भाई। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि इन दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन में आप देखेंगे भाई, ये ना तो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, ना 3 से हो रहे हैं, ना 7 से हो रहे हैं, सिर्फ ये 1 से हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। जो प्राइम नंबर होते हैं उनको हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। गॉट इट, चलिए। द एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ 13 फ्रॉम 70 टू 144। 70 से 144 तक की जितनी भी संख्या है, इनका एवरेज निकालिए, लेकिन वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो भैया यहां से 13 का मल्टीपल इसके बाद कौन सा मिलेगा, 13 6 78 मिलेगा। और यहां पर कौन सा मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 130 और 13 143। तो ये पहला नंबर है 13 का मल्टीपल, ये आखिरी नंबर है। भैया आपको पता है अगर ये मल्टीपल है तो इन सबके बीच में गैप भी 13 का होगा, और अगर सेम गैप होगा इसका मतलब ये लगातार संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अगर आप में से कोई भी पहली बार भाई चैनल पर आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। ये जो मैं एवरेज का क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसके पूरे बेसिक कंसेप्ट कल की क्लास में मैं बता चुका हूँ। कल जो 26 फेब की फर्स्ट शिफ्ट सॉल्व की है ना, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। वो क्लास को भी आप देखकर आइएगा, उसमें मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो सर यहाँ पर अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब होता है लगातार संख्या है। तो लगातार संख्या का अगर आपको एवरेज निकालना है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तब भी आपका एवरेज निकल जाएगा। तो ये कितना आ रहा है भैया, 210, 221, 221 अपॉन में 2, तो इसको डिवाइड करूंगा तो 110.5 इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट, चलिए। उमेश सेल्स एन आर्टिकल एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75%। उमेश ने एक आर्टिकल बेचा और उसने 75% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 175%। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो सर यहाँ पर अगर मैं निकालता हूं तो 25 4 जा 25 7 जा, तो 4 रेशियो 7 इसका आंसर होगा। गॉट इट। इन अ रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो दिस, सम ऑफ देयर एजेस, अगर इनका जो सम होता है वो 7 है और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 28, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। फाइंड द एज ऑफ बी, बी की एज कितनी है, तो 4 है बी की एज, एक की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 साल, तो 16 साल इसका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, भैया रोम्बस क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर को इस तरीके से यहाँ टर्न करके टिल्ट कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वो इस तरीके से बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना रोम्बस की एक क्वालिटी होती है भैया,
रोम्बस में जो साइड होती है वो तो बराबर होती है, इक्वल होती है चारों साइड, और इसमें इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, डायगनल्स जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो डायगनल्स अगर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब सर रोम्बस का पेरीमीटर 200 है, तो हर एक साइड कितनी होगी, तो 200 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हर एक साइड 50 होगी, मतलब ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। गॉट इट। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपको फाइंड आउट करना है। सर अगर इसमें बोला गया है कि वन डायगोनल, एक डायगोनल, तो मान लेते हैं कोई भी डायगोनल होगा, तो अगर एक डायगोनल उसमें दिया हुआ है जिसकी वैल्यू बता रहा है 80, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रोम्बस है, इसका एक डायगोनल ये जा रहा है, एक डायगोनल ये जा रहा है। ऑब्वियस बात है 90 डिग्री काटते हैं और दोनों भैया आपस में कहीं ना कहीं मीडियन का काम करते हैं, मतलब ब्रेक करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये पूरा 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री, इसका मतलब ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा। अच्छा, ऑलरेडी हमको साइड दी हुई है कितनी, 50। तो भैया ये बताइए, अगर ये ट्राइंगल को मैं ध्यान से देखता हूँ घूर कर, तो सर ये 90 डिग्री है, ये 40 साइड है और ये 50 साइड है, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, क्या आप बता सकते हैं? या फिर ये बता भी नहीं सकते हैं तो बता सकते हैं ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम से ये 30 हो जाएगी, 3 4 5 रेशो होता है। तो यहां से इसका सिर्फ मैं अगर एरिया निकालता हूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट। तो हर एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है, 600। हर एक ट्राइंगल अगर 600 का, तो चार ट्राइंगल है, 1 2 3 4 सेम ट्राइंगल, तो 24 तो इसका एरिया आ जाएगा। या फिर दूसरी चीज, अगर ये 30 आ गया, मतलब इसकी ये साइड अगर 30 आ गई तो ये भी 30 होगी। तो भैया रोम्बस का जो एरिया निकाला जाता है वो दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है, हाफ ऑफ डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करके हाफ कर देते हैं, वो भी एरिया होता है रोम्बस का। तो सर इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ, पहला एरिया रोम्बस का पहला डायगोनल 80 आपको गिवन था, और दूसरा डायगोनल 30 प्लस 30 कितना आ गया, टोटल 60, तो कितना हो जाएगा, 2400 इसका आंसर है। तो ये आपका 2400 आंसर है। गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज कैलकुलेटेड इज 23। अगर 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है वो आपको 23 दिया हुआ है, जिसमें से 3 ऑब्जर्वेशन आपको दिए हुए हैं 19, 33 और 66, 3 ऑब्जर्वेशन आपको ये दिए हुए हैं। बोला गया है, नहीं नहीं नहीं, देखिए इसमें बोला गया है कि 50 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज दिया हुआ है, 50 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज दिया हुआ है वो 23 है। उसमें बोला गया है कि अगर 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो रॉन्गली लिख दिए गए हैं, टेकन एज दिस, तो व्हाट विल बी द करेक्ट। भैया 3 ऑब्जर्वेशन ये थे जिसको रॉन्गली ऐसा लिख दिया गया, तो मुझे बताइए टोटल इनका 3 करते कितना हो रहा है। तो ये 99, तो ये हो जाएगा 118। अच्छा, रॉन्गली कितना लिखा गया, 30 और 38, 68 हो जाएगा, 68 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 टू ज़ा 130 और 4 134 और 1 135, 135 हो रहा है। तो एक बात बताइए, कहीं ना कहीं कितना ले लिया था, ये ले लिया था, ये कितना ज्यादा हो रहा है, तो आप बोलेंगे 120, 128, 136, कुछ ज्यादा आ रहा है ना, 8 और 9 17 होता है, 17 का 7 आ जाएगा, 1 कैरी ओवर आ जाएगा, 336 प्लस 1 7, 7 और 6 13, तो 137। तो कहीं ना कहीं रॉन्गली कितना ज्यादा लिख दिया गया था, आप देखिए, तो ये 19 ज्यादा लिख दिया गया था, तो मुझे 19 कम करना पड़ेगा। तो सर अगर 23 एवरेज ओवरऑल था, 19 ज्यादा हो गया था, तो मैं 19 कम करूंगा, लेकिन 19 कितनों में डिवाइड होगा, 50 में डिवाइड होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 23 माइनस में 19 अपॉन में 50। तो मैं बोलता हूँ इसको अगर मैं कुछ देर के लिए 38 अपॉन में 100 लिख लूँ तब भी चलेगा, तो 2 से ये पॉइंट चले गया, तो 23 में से 0.38 जाएगा, तो ये आ जाएगा 22.62। यही आंसर है भैया आपका। या फिर डायरेक्ट देखते 0.38 जिसमें से जाएगा, यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 62, तो 62 एक ही ऑप्शन में, सॉल्व करना ही नहीं था, यही आंसर है। ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। हितेश मार्क्स इज पेन फॉर रुपीज इतना, आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट ऑफ 20% ही स्टिल अर्न इतना। भैया इसमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है आपको 25%, 20%, और यहाँ पर दिया है प्रॉफिट आपको स्टिल अर्न करना है आप 25%। तो यहाँ पर अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो सीपी और एमपी का यहाँ से रिलेशन आ सकता है, क्या आएगा भैया, तो सीपी आ जाएगा 100 माइनस में डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस कितना जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, तो कितना आ जाएगा ये 80 अपॉन में 125। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 5 1 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 16 अपॉन में 25 आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे घूर कर, क्या बोला गया, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 16 का मल्टीपल है भाई, पर इधर 16 का मल्टीपल कुछ दिख नहीं रहा है, तो फिर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 16 का मल्टीपल एक्चुअली में ये होगा, ठीक है, 16 5 जा 80, 96 आ रहा है, 4 4 ये कट रहा है भाई, है ना, लेकिन पॉइंट में आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, तो हम इसको आंसर नहीं बोल सकते। 8 मतलब होता है लास्ट की 3 डिजिट मल्टीपल होना चाहिए, 16 96 4 इधर 32 8, हाँ ये कट रहा है भैया, 16 से यही कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए तो हम 16 आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, क्या दिया हुआ है,
हीथेस मार्क्सिस मार्केट प्राइस दिया हुआ कितना 25 हमारा आ रहा है, और वो कितना बोल रहा है 15,625। तो आपको निकालना क्या है 16 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 25 सिक्स जा, और 25 टू जा 50, 25 फाइव जा 125। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 625 इंटू में 16। तो आपका आंसर 10,000 ही आएगा भाई। हाँ 3600 देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो 16 फाइव जा 80 का जीरो, 8 कैरी ओवर, 16 टू जा 32 और 8 40 का जीरो, 4 कैरी ओवर, 16 संग 96 और 400। तो ये 10,000 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 तो 1 आ गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो ऊपर आ गया 0.25। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से पहले ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं ये 0.25 इंटू में 0.25 बन रहा है। जो भी आंसर आएगा उसको फिर 0.25 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। तो एक से तो ये एक कट गया, बचा कितना जर 0.25 का मतलब दूसरी भाषा में 1/4 भी होता है पॉइंट हटाकर। तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू में 1/4। तो आंसर आ जाएगा 16, 16 इसका आंसर है। गॉट इट। चलिए तो ये रहे भाई आपके 20 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एसएससी जीडी 2024 के 26 फेब की थर्ड शिफ्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्वेश्चंस अच्छे से लगाइएगा भाई, ठीक है। कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं आपके पूरे कमेंट्स यहाँ पर देखूंगा। और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, मिलती है अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए भाई, वैकेंसीज आने वाली है इस बार, इस साल 2025 को टारगेट बनाकर पढ़ाई करिएगा। बाकी सभी फालतू कामों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा रील्स को कम देखा करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तो थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।